दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में मैथ्स बाय लकी राज। अच्छा, चैनल का नाम मैथ्स बाय लकी राज इस वजह से है कि हम मैथ्स भी पढ़ाएंगे। अभी मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि हिंदी पढ़ाई जा रही है मैथ के चैनल पर। मैथ वाले सर मैथ पढ़ाएंगे, वह थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, कल हम पढ़ रहे थे वर्णमाला। वर्णमाला में हमने वर्णों को दो भागों में बांटा, एक स्वर एक व्यंजन। वर्णमाला में कुल जो वर्णों की वर्ण और स्वरों का जो संयोग मिला के संख्या बनती है वो है 52। उसमें स्वरों की संख्या 11 बताई मैंने और व्यंजन की संख्या बताई। कुल तो 39 बताई थी, लेकिन जो मूल स्वर घटकर रह जाते हैं वो 33 रह जाते हैं। कल हम बात कर रहे थे स्वर पर। स्वर को हमने दो भागों में बांटा था, एक था हर्ष स्वर, एक था दीर्घ स्वर। अच्छा, तो कल हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर पर हम बात कर रहे थे, आज भी उन्हीं पे थोड़ा सा लेके चलेंगे। आइए तो चलते हैं। ये टॉपिक डाल दिया हमने स्वर। स्वर इसको हमने बांटा दो भागों में, एक हर्ष स्वर, एक दीर्घ स्वर। इनके अन्य नाम भी है, जैसे इसे कहते हैं बीजाक्षर, नैसर्गिक स्वर, इसे बोलते हैं गुरु स्वर। हाँ, गुरु स्वर। इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर की संख्या मैंने कल आपको 4 बताई, दीर्घ स्वर की 7, ये कुल मिलाकर 11 हो जाते हैं। हर्ष स्वर में 4 लिखवाए थे मैंने, आ से अनार, छोटी इमली, छोटा उल्लू और री से ऋषि। हर्ष स्वर यानी वो स्वर जिसे बोलने में कम से कम समय लगे। हर्ष स्वर वो स्वर होता है जिसका उच्चारण करने में बहुत कम से कम समय लगता है, यही इसकी परिभाषा है। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस तो खैर बनते नहीं है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो इतना ही बनेगा कि निम्नलिखित में से हर्ष स्वर कौन सा है। उन 4 ऑप्शंस में से इनमें से एक ऑप्शन होगा, टिक करो, आगे बढ़ जाओ, बात खत्म। टॉपिक बनता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर होते हैं 7। कौन कौन से? आप्याम, बड़ी ईख, ऐनक, ओखली और औरत। ठीक है, इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है सजातीय, एक होता है विजातीय। इसका दूसरा नाम क्या है? संयुक्त स्वर। इसको मूल स्वर बोलते हैं, मूल स्वर। इनको दो भागों में मैंने बांट दिया, एक सजातीय स्वर, एक विजातीय स्वर। सजातीय स्वर में वो हो जाए समान जात वाले। सजातीय, ये इसमें सजातीय। समान जात वाले, समान जात वाले कौन कौन से होते हैं? जिनका जो उत्पन्न हुआ है जो समान जात वालों से हुआ हो। आप्याम बना किससे? आसेनार प्लस आसेनार से आप्याम बना, तो ये सजातीय हो गए। इनसे किसका निर्माण हुआ? आप्याम का। इसका अर्थ हो गया सजातीय। विजातीय कौन से होते हैं? जैसे ये उठा लिया हमने, इसका निर्माण हुआ दो अलग जात वाले। दो अलग जात वालों ने मिलकर किसका निर्माण करा? ए से एडी का। किस किसने? इस प्रकार से विजातीय बोलते हैं, इसे सजातीय बोलते हैं। मैं पूरा समझाता हूँ। ये जो दीर्घ स्वर है इस पर चलते हैं हम। इसे मैं रफ करता हूँ। सजातीय, सजातीय और विजातीय। सजातीय में तो आसेनार वाला आप्याम आ जाएगा, जो आसेनार जमा आसेनार से ऐड होकर बना था, ये आ जाएगी। इसमें बड़ा ऊन आ जाएगा, ये किससे बना? उल्लू से जमा उल्लू से। ये हो गए सजातीय। विजातीय में आ जाते हैं हमारे एडी, ऐनक, ओखली और औरत। एडी, एडी बनेगी हमारी ए जमा ई से। ये दो अलग अलग जात के, ये अलग ये अलग, तो ये दो अलग जात के बन के इन्होंने बनाया क्या? एडी। तो ये बन गया विजातीय, अलग अलग जात वाले। ऐसे ये आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, ए के साथ ए ऐसा का ऐसे ही लिख दो,
ये ऊपर वाली चीज़ जो तैयार हुई है बनकर उसे यहाँ रख दो, ये दीर्घ हो जाएगा। ओखली में क्या है अपने पास से, ए तो रखना ही है सभी के साथ, इसमें ऊ रख देंगे। देखो ये रहा ऊ, ठीक। अगर इसमें ई वाली चीज़ दिखाई जाए तो देखो ये ई है, ये रही ई, ऐसे करके भी हम देख सकते हैं। ये नीचे कट रहा था तो ये औरत इधर लिखते हैं। औरत का निर्माण, ओ से औरत का निर्माण कैसे हुआ, ए जमा ओखली से। ये हो गए, हमने दो भागों में बांटा, किसे, दीर्घ स्वर को, दीर्घ स्वर गुरु स्वर। इससे दो प्रकार की संधियां निकलती हैं। ये दीर्घ स्वर हो गया, इससे दो प्रकार की संधियां निकलती है। एक संधि होती है गुण संधि, गुण स्वर संधि। नंबर 2 होते हैं वृद्ध स्वर संधि। गुण संधि में रखते हैं हम एडी और एनक को, वृद्ध संधि में रखते हैं ओखली और औरत को। इनकी बात जब हम संधि पढ़ेंगे तब करेंगे, अभी हमारे काम का केवल यही था क्योंकि हम स्वर पढ़ रहे हैं। ठीक, इसमें कुछ बचा तो नहीं। नहीं, इसके बाद पढ़ते हैं स्वर को मुख खुलने के आधार पर। स्वर को पढ़ते हैं मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर। आधार पर, मुख खुलने के आधार पर स्वर होता है 4 प्रकार का। नंबर 1 होता है संवृत स्वर, नंबर 2 होता है अर्धसंवृत स्वर, नंबर 3 होता है विवृत स्वर और नंबर 4 होता है अर्धविवृत स्वर। उन्हें मैं लिखता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ इनकी परिभाषाएं क्या हैं। नंबर 1 संवृत स्वर, नंबर 2 अर्धसंवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, नंबर 3 विवृत स्वर, नंबर 4 अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। ये स्वर होते हैं मुख खुलने के आधार पर। अब हम इनमें से एक एक उठाते रहेंगे, चलते रहेंगे। ये है संवृत स्वर, पहले इसे देख लेते हैं। परिभाषा वैसे मायने नहीं रखती, लेकिन बहुत रेयर केस होते हैं वैसे कि परिभाषा पे क्वेश्चन आए, लेकिन मेरा काम है कराना तो मैं कराऊंगा ज़रूर। इसकी परिभाषा होती है कि वे स्वर जिसके उच्चारण में, चलो लिख ही देता हूँ मैं, वे स्वर जिसके उच्चारण में मुख बहुत कम खुले, ऐसे स्वर, ऐसे स्वर संवृत स्वर कहलाते हैं, संवृत स्वर कहलाते हैं। अच्छा संवृत, अच्छा ये संवृत स्वर लिया हमने, इसकी ट्रिक देखो। ये संवृत है, सहसे संवृत, सुई वर्ड अपने पास से याद रखने वाली बात है बस, ये सुई वर्ड है, ठीक। अच्छा ये ऊ लिया हमने यहाँ से, ई लिया हमने ये पूरा। अच्छा ऊ, तो ये ऊ है तो दोनों ऊ हमने यहाँ से ले लिए, ये ई है, ई हमने यहाँ से ले लिया, दोनों ई यहाँ से आ गए, दोनों ऊ यहाँ से आ गए। ये याद रखने वाली बात है कि भाई सुई में हमने 2 चीज़ें देखी थी, एक तो ऊ और एक ई, दोनों ऊ ये ले लिए, दोनों ई ये ले ली, री अपने पास से रख दिया। भाई इतना कॉन्सेप्ट है इसमें, यही कॉन्सेप्ट है जो हमारा अपना उगला हुआ है, बाकी कोई कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं है, पीछे से कुछ नहीं आया। इसके बाद देखते हैं अर्धसंवृत स्वर,
ठीक, इसमें इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा यही है कि इससे इसमें थोड़ा कम मुख खुलेगा। अर्ध समृद्ध स्वर में समृद्ध स्वर की तुलना में बहुत कम मुख खुलेगा। अर्ध माने आधा, ठीक है। इसमें अच्छा सुई आई थी किसमें? समृद्ध में। हमने सुई को पढ़ा था समृद्ध में। मानो एक बच्चा है मान लो 5-6 साल का बच्चा है, वो डॉक्टर के पास गया, उसे बोला गया भाई सुई लगेगी। अब सुई लगेगी तो बच्चा रोएगा तो डॉक्टर ने बोला चल आधी सुई लगाएंगे। आधी यानी अर्ध समृद्ध स्वर, ठीक, आधी लगाएंगे। तो बच्चे भी होशियार है, 5 साल का बच्चा स्कूल जाता है, नर्सरी में पढ़ता है, पागल तो है नहीं। तो वो बोल रहा है चल आधी सुई लगाएंगे, वो कह रहा ओए आधी भी नहीं लगवाऊंगा। तो ये ओए याद रखना है बस, बच्चा आधी सुई लगवाएगा नहीं, ये ओए जो है अर्ध समृद्ध में आ जाएगा, खेल खत्म। अच्छा, अब आ जाता है विवृत स्वर। विवृत स्वर कौन से स्वर होते हैं? परिभाषा इसकी, परिभाषा अगर लिखवाना चाहोगे तो मैं लिख दूंगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं। परिभाषा ऐसे स्वर जिसमें मुख पूरा खुल जाए, ऐसे स्वर जिसमें मुख पूरा खुल जाए विवृत स्वर कहलाते हैं। इसमें एक ही स्वर आता है हमारा आपे आम, इसके सिवा कुछ आता नहीं है, ठीक। खेल खत्म हो गया इसका भी। आता अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर में इसकी तुलना में आधा मुख खुलेगा, ठीक। जितने भी अब तक आए, हाँ, जो भी बच गए वो जो देखो यहाँ पे ये आए, कुछ ये आए, कुछ ये आए, बाकी सब इसमें आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे? सुई ऊ हमने इधर ले लिया था, ई री हमने इधर ले लिया था, ओ हमने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे क्या आएगा? ये हमारे आ जाएंगे अर्धविवृत स्वर में, ठीक है। देखो 2 4 1 5 6 7 1 8 और 3 11 स्वर हमारे कंप्लीट हो गए। किस पर? मुख खुलने के आधार पर। अब हम स्वरों को पढ़ेंगे जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर और एक होता है पच्छ स्वर, ठीक। अब पढ़ेंगे हम जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर जो जीभ के बीच वाले हिस्से से बोले जाते हैं, तीसरा होता है पच्छ स्वर, ठीक। अच्छा, ये अग्र है, अगर हम अग्र को अग्रीय कर दे तो ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, उससे हमारी ट्रिक भी बन जाएगी। इसे हमने अग्रीय किया, ठीक। और ये अग्रीय शब्द हमने अपने पास से लिया है ट्रिक सी बनाने के लिए, जिससे याद हो जाए कि जीभ खुलने के आधार पर स्वर पढ़े थे 3 प्रकार के, उसमें पहला ये है अग्रीय ले लिया। इसमें से हमें ये वाली ई उठानी है और ये वाला ए उठाना है। इसके उठाते ही खेल खत्म हो गया। ई, ये 4 हो गए। अच्छा, जब हम मुख खुलने के आधार पर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने री अपने पास से रखा था, इसी प्रकार री इसमें भी अपने पास से रखना है, खेल खत्म, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद पढ़ते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर में करना कुछ नहीं है। मध्य स्वर परिभाषा इसकी लिखवाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन परिभाषा के लिए इसमें कुछ है नहीं। अगर आप चाहते हो कि मैं परिभाषा लिखवाऊँ तो अग्र स्वर की परिभाषा क्या बनेगी? जो जीभ के अगले भाग से बोले जाए वो अग्र स्वर कहलाते हैं, जो जीभ के मध्य भाग से बोले जाएं मध्य स्वर कहलाते हैं, जो जीभ के पिछले भाग से बोले जाएं पच्छ स्वर कहलाते हैं। इस वजह से परिभाषा मैंने खुद ही नहीं लिखी। मध्य स्वर से एक ही स्वर बोला जाता है, वो है ये जीभ के पिछले भाग से। जब बीच वाले ए बोलोगे तो आपको जो जीभ का पिछला भाग है वो क्रिया करेगा, देखो एक बार बोल के ए, बीच वाला हिस्सा थोड़ा सा उठ जाता है। पश्च भाग में जो बच गया वो सब पश्च भाग में आ जाएंगे। जैसे क्या बच गया? आपे आम बच गया, छोटी इमली बड़ी ईख, ओखली बच गई, औरत बच गई, और क्या बच गया? 2 4 5 6 और 3 9, 2 और बच गए कोई।
आ से नार हो गया, आ पे आम हो गया, छोटी इमली हो गई, बड़ी ईख हो गई, छोटा उल्लू हो गया, बड़ा ऊन हो गया, हो गए 11। इसमें एक और आता है आगत स्वर। ये जो इंग्लिश के शब्द हैं, जैसे ये वैसे अलग चीज़ है, इस स्वर से हटके एक चीज़ है, लेकिन फिर भी देख लो कुछ नहीं जाता। ये है, इसे बोलते हैं आगत। आगत नाम है इसका। जो भी शब्द इंग्लिश के होते हैं और वो देवनागरी लिपि में यूज़ हो रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं, उपयोग हो रहे हैं, तो उसमें आगत लग जाता है। जैसे कॉलेज, कॉलेज क्या है, इंग्लिश का शब्द है, अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कॉलेज, इसे आगत लगा देते हैं। इससे पता चलता है कि ये इंग्लिश का शब्द था, हिंदी में देवनागरी लिपि में उपयोग हो रहा है। ठीक, इससे आगे ओष्ठ आकृति के, होठ के आधार पर हम स्वरों को 2 भागों में बांटते हैं, ओष्ठ आकृति के आधार पर, गोलाकार के आधार पर, उसे और देख लेते हैं। इसके बाद हमारा स्वर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें जो परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन देखेंगे और स्वर हमारा खत्म। इसके बाद चलेगा व्यंजन। ओष्ठ आकृति के आधार पर, होठ के आधार पर लिख लो सीधा सीधा, होठ के आधार पर, आधार पर कितने स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है वृत्तमुखी, एक होता है अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी स्वर। ठीक, वृत्तमुखी में 4 आ जाते हैं, जिसको बोलते समय हमारे होठों की आकृति गोल हो जाए वो वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे ऊ हो गया, ओ हो गया, औरत हो गया, औरत, देखो इसमें होठ की आकृति गोल हो जाती है, औरत, उल्लू, ओखली। ठीक, तो यही स्वर इसमें आ जाते हैं। जैसे ऊ आ गया उल्लू, इसमें ऊन आ गया, ओखली आ गई, औरत आ गई। ठीक, ये 4 इसमें आ गए, बाकी 7 इसमें आ जाएंगे। जैसे आ से अनार आ गया, ठीक, आम आ गया, इमली आ गई, ईख आ गई, ठीक, एड़ी आ गई। कितने आ गए? 7 और 1 री से, ऋषि भी इसी में आ जाएगा। इसके आधार पर हमारे ओष्ठ आकृति के आधार पर हमारे हो गए 2 प्रकार के। यहाँ पर हमारा स्वर लगभग ख़त्म हो जाता है। इससे आगे तो बहुत रेयर केस है कि इस स्वर में से कुछ बचा हो, मुश्किल है, क्योंकि मैंने अपना पूरा दे दिया। जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि स्वर पढ़ाना चाहिए उतना मैं पढ़ा चुका। इससे आगे हम इसके क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षाओं में आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बस इसके बाद क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पे ही। यहाँ पर हमारी स्वर की क्लास ख़त्म होती है। अच्छा, क्लास को समाप्त करने से पहले मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ जो चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। अच्छा, तो मैं स्टार्ट करूँ कि उन्हें पता था कि आँख हमारी नम है, कि उन्हें पता था कि आँख हमारी नम है, वो फिर भी कहते रहे कि गुनाहगार हम हैं, कि वो कहते रहे कि गुनाहगार हम हैं और उनकी गलती कुछ नहीं, क्योंकि उनके शहर में वफ़ादार की तादाद कम है। और मैंने तान ही दी थी पिस्तौल उसके नए आशिक पर, कि मैंने तान ही दी थी पिस्तौल उसके नए आशिक पर, फिर वो कहने लगी जान तुम्हें मेरी कसम है।